हेलो दोस्तों, डॉक्टर सुनीता सक्सेना बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने पढ़ा है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का भी हमने स्टडी किया है। और उसके बाद हमने देखा है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पहले हमने पढ़ा है डाइजेशन इन बकल कैविटी, देन स्टोमक डाइजेशन इन स्टोमक पढ़ा है। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 पर आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लिवर पर। लिवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और ये 2 लोब्स का बना हुआ रहता है। इसी लिवर जो है ये कौन सा सिक्रीशन करता है, कौन से जूस का? तो वो करता है बाइल जूस का। और यही बाइल जूस जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसमें 2 लोब्स हैं और इसमें से सीक्रेशन होने वाला जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो इसके अब आते हैं इसके फंक्शंस पर। तो इसका पहला फंक्शन है सीक्रेट्स बाइल जूस। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, ठीक है। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। देन सेकेंड वन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। और ये जो इसके 2 फॉर्म्स हैं मेटाबॉलिज्म के, एक है ग्लाइकोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें जेनेसिस का जो आपको ये दिख रहा है पीछे, ये जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो रहा है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कब होता है लिवर में? वो जब होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो इंसुलिन हार्मोन की हेल्प से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर में स्टोर रहता है, ठीक है। और जब हमको ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो यही स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकागोन नाम के हार्मोन के द्वारा, ग्लूकागोन हार्मोन जो हमने होता है इसमें पैनक्रियास में होता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है इसको वापस फिर से ग्लूकोज में, और हमें ग्लूकोज मिलता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। देन लिपोजेनेसिस, तो लिपोजेनेसिस में भी हमको लिपिड्स जो है वो हमको ग्लूकोज देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स में ये है कि जो भी प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद में जो अमीनो एसिड्स हमको मिलते हैं तो वो एक्सिस अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है। डी मतलब रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, तो अमोनिया बनता है, ठीक है। और वही फिर आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तो लीवर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? लीवर में हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट इज है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग कब होती है? जबकि हमको कहीं कट लग जाता है या कहीं भी कुछ चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और थोड़े समय बाद वहाँ का जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें बहुत अहम भूमिका जो निभाते हैं वो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो ये दोनों ही प्रोटीन्स हमारे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और ये मास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। और मास्ट सेल के द्वारा जो सीक्रेट होने वाला हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन है ये हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता। ये यदि ना हो तो हमारे ब्लड वेसल्स में भी ब्लड जम जाएगा और जब जम जाएगा तो फिर वहीं क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगा तो फिर तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये हिपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जो भी फीटस रहता है माँ के गर्भ में, उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है? लिवर करता है। कौन करता है? लिवर करता है। अगला है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, B12 एंड डी, इसका भी ये स्टोरेज करता है। तो ये हो गए लिवर के फंक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिसमें से कि कोई डक्ट निकलती है,
ठीक है, और उसके माध्यम से उसमें बनने वाला सीक्रेशन जो है वो बाहर छोड़ा जाता है। तो जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, ऑयल ग्लैंड हो, मैमरी ग्लैंड्स हो, रेक्टल ग्लैंड हो, XYZ, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो डक्टलेस पार्ट होता है। उसमें बनने वाला सीक्रेशन बिना किसी डक्ट के हेल्प से सीधे ही वहाँ के रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये जितने भी एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। अब एक्सोक्राइन पार्ट जो हम आते हैं एक्सोक्राइन पार्ट पर, तो जो पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट है वो एसिनी नाम के टिश्यूज का बना हुआ रहता है और वो सीक्रेट्स करती हैं पैनक्रियाटिक जूस। और इसी का यदि हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो पैनक्रियाटिक जूस में देखिए आप दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। एक है ट्रिप्सिनोजन और एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में हैं। ठीक है, अब बात आती है एंडोक्राइन पार्ट में क्या है। तो एंडोक्राइन पार्ट जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना हुआ है और इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स क्या है, ये ग्लूकागोन नाम के हार्मोन को फॉर्म करते हैं। अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागोन नाम के हार्मोन को फॉर्म करते हैं और बीटा सेल्स किसको प्रोड्यूस करते हैं, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, तो देखिए अल्फा सेल्स जो हैं जो कि ग्लूकागोन को यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो ये देखिए आप ग्लाइकोजन, पहले इसको समझने से पहले हम देखते हैं इंसुलिन का फंक्शन। इंसुलिन हमारी बहुत आजकल सुनने में आता है कि अरे उनको इंसुलिन की कमी हो गई और उनको डायबिटीज़ हो गई, तो ये हम सबको, हर दूसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। तो इंसुलिन करता क्या है, बहुत ही माना हुआ हार्मोन है फिर तो ये। तो इंसुलिन ये करता है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका सब तरह से पूरा यूज़ हो गया और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का। तो इंसुलिन ये काम करता है। लेकिन जब इंसुलिन क्या होता है, कमी पड़ जाती है तो ये कर नहीं पाता है। तो ग्लूकोज जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन के माध्यम से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और जो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ग्लूकोज मिलता नहीं है, उससे वीकनेस आती है। तो इस तरह की जो डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसको, अल्फा सेल्स की, जिससे सीक्रेट हो रहा है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है अब हम देखते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो यही ग्लूकागोन जो है वो स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमको ग्लूकोज मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको अब ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि डाइजेशन इन ड्यूडेनम। डाइजेशन इन ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम क्या है। ड्यूडेनम जैसे कि हमने अभी बताया था कि स्टोमक के बाद में जो शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है, दूसरा पार्ट है जेजुनम है, तीसरा पार्ट है इलियम है। ठीक है, तो ड्यूडेनम जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यू शेप में होती है। ये यू शेप में होती है, जैसे कि हमने कल आपको डायग्राम समझाया था जब, तो उसमें आपने देखा था यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट वो ड्यूडेनम कहलाता है। और उसी ड्यूडेनम में आकर कौन कौन से डक्ट खुलती हैं, एक होती है बाइल डक्ट जो बाइल जूस को लेके आती है, और दूसरी होती है कौन सी, पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियाटिक जूस को लेके आती है। तो इसी को हम दोनों को पढ़ेंगे कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो खुद तो कुछ भी सीक्रेट नहीं कर रहा है, उसमें दूसरे ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन है वो आके खुलते हैं और वो अपना फिर वहाँ पर रिएक्शन करते हैं हमारे फूड के साथ में। तो देखिए आप, ड्यूडेनम कितने लंबा है, 25 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें जो आने वाला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक जूस को। तो पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है वो होता है 7.5 से लेके 8। तो 7.5 से लेके 8 मतलब क्या हुआ, ये 7 के बाद आ रहा है तो ये क्या होगा, एल्कलाइन। ठीक है, अब इसमें से जो पहला एंजाइम है वो है ट्रिप्सिनोजन,
तो ट्रिप्सिनोजन अभी कैसे फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो एंट्रोकाइनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो किसको किस में बदल रहा है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन में बदल रहा है। तो ये ट्रिप्सिन कैसा हो गया, एक्टिवेट हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो अब जो ट्रिप्सिन यहाँ एक्टिव हो गया है उसकी प्रेजेंस में ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा और इसको एक्टिव कर देगा। तो इस तरह से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस के ऊपर, जैसे कि आपने देखा था स्टोमक में जो कौन से थे प्रोटीन जो थे वो अपने कुछ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। पेप्टोन्स किस में हो गए थे, पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में हो गए थे। तो अब वही जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में आए हैं, तो अब इनको और सिंपलर फॉर्म में बदलना है। तो वो कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन बदलेगा और काइमोट्रिप्सिन बदलेगा। तो यही इसके ऊपर पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस के ऊपर एक्ट होकर इसको कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टाइड्स में, ठीक है, पेप्टाइड्स में, और इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे में। तो ये दोनों ही इसके ऊपर क्रिया करेंगे और इसको किस में तोड़ देंगे, पेप्टाइड्स में। तो ये आपको क्लियर अच्छे से हो गया ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एमाइलेज। अब इसके बाद और कौन सा एंजाइम है इसमें, एमाइलेज। इसके पहले आपको याद होगा हमने एक एमाइलेज और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सलाइवा में। वो क्या था, सलाइवरी एमाइलेज, और उसका दूसरा नाम था कौन सा, टाइलिन। तो जैसा कि इसको पता है कि वहाँ पे वो स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे भी जो एमाइलेज है वो स्टार्च के ऊपर, वहाँ बहुत पार्शियल डाइजेशन हुआ था। तो यहाँ पर ये जो एमाइलेज है इस स्टार्च को और ग्लाइकोजिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको वो माल्टोज में बदल देगा। तो यहाँ पर एमाइलेज का फंक्शन क्या है कि स्टार्च और ग्लाइकोजिन को किस में बदल रहे हैं, ये माल्टोज में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्सिन और लाइपेज। लाइपेज का मतलब होता है लिपिड्स के ऊपर क्रिया करने वाले एंजाइम। तो ये क्या करेंगे, इमल्सिफाइड फैट्स। अब इमल्सिफाइड आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इमल्सिफाइड फैट्स वो होते हैं, जैसे कि आपको बताया अभी तक आपने देखा होगा कहीं पर भी फैट्स का डाइजेशन नहीं हुआ। फैट्स का डाइजेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इमल्सिफाई नहीं हुआ। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बात आती है अब इमल्सिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ग्लास में यदि हम 1 चम्मच घी डाल दें और उसको घुलें तो क्या घुलेगी, नहीं घुलेगी, ठीक है, नहीं घुलेगी। तो इसलिए अभी तक आपने देखा कहीं पर भी फैट्स का डाइजेशन नहीं हुआ। उसी को तोड़ेगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, कौन तोड़ेगा, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस जब बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडिनम में आता है तो वो हमारे भोजन में उपस्थित फैट्स का, वसा का इमल्सिफिकेशन कर देता है, पायसीकरण, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, उसका घोल बना देता है, ऐसे फॉर्म में ले आता है कि अब उसके ऊपर उसका पाचन करने वाले लाइपेज अपनी क्रिया कर सकते हैं और उसका डाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप, इमल्सिफिकेशन फैट हो गया, तो ये इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर ये लाइपेज जो है, ये जो लाइपेज है ये अपनी क्रिया करेगा और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो सबसे पहला डाइजेशन जो है फैट्स का कहाँ पर हो रहा है, ड्यूडिनम में, ठीक। इज इट क्लियर। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, सुक्रोज के ऊपर क्रिया करने वाला, नाम से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। सुक्रेज क्या है, सुक्रोज के ऊपर क्रिया करने वाला, तो ये कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टेज जो है वो क्रिया करेगा माल्टोज के ऊपर, उसको बदल देगा ग्लूकोज में। लैक्टेज जो है वो कन्वर्ट करेगा लैक्टोज पर क्रिया करके उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये ड्यूडिनम में होने वाले सब रिएक्शंस हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लेंगे तो आप इसको समय समय पर रिवाइज करेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अब है बाइल जूस। अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो ड्यूडिनम है यहाँ पे ये जो स्टोमक रहता है और ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ से जब भोजन यहाँ आ जाता है तो यहाँ से ये लिवर जो है वो यहाँ पे खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पैनक्रियाज है वो, तो पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहता है, क्या किस पे रिएक्शन होता है, वो सब। अब हम पढ़ेंगे ये जो लिवर है ना, लिवर से जो बाइल जूस आ रहा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो यही हमें पढ़ना है। तो जो ड्यूडिनम में आ रहा है, ठीक है,
तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए बाइल जूस जो आ रहा है बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में, उसका पीएच कितना होता है 7.7, और इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देयर इज नो एनी एंजाइम। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टैरोकोलेट, ठीक है। और NaCl एंड NaCO3 मतलब सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के फॉर्म में इसमें मेनली पाए जाते हैं। और बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जो कि कभी पूछ लिया जाए कि बाइल पिगमेंट्स कौन से पाए जाते हैं हमारे लिवर में पाए जाने वाले बाइल जूस में, तो वो है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। तो ये इमल्सिफाइज द फैट, इट इमल्सिफाइज द फैट। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो अभी तक हमारा फैट है उसका डाइजेशन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इमल्सिफाइड फॉर्म में नहीं था। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो हमारा बाइल जूस करता है, वो हमारे फैट को बिल्कुल घोल बना देता है, ऐसे फॉर्म में ले आता है कि अब उसके ऊपर लाइपेज अपनी रिएक्शन कर सकते हैं और उसका डाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इमल्सिफाइज द फैट, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल जूस। The next one is bile salts help in the absorption of fat soluble vitamins, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स जैसे कि आपको भी पढ़े हैं, ये सब आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स मैंने बताया, वो फैट सॉल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो वाटर में नहीं होते हैं सॉल्यूबल, किस में होते हैं, फैट में। कौन कौन से हैं ये, A, D, E एंड K, इनका ये एब्जॉर्प्शन करता है बाइल सॉल्ट, ठीक है। और मेक्स द फूड एल्कलाइन बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस इज एक्टिवेटेड इन एल्कलाइन मीडियम। और ये इतने सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो इनके प्रेजेंस के कारण ये जो फूड का मीडियम है वो एल्कलाइन कर देता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस जो हैं वो एक्टिवेट ही होते हैं एल्कलाइन मीडियम में। इसलिए भोजन का जो मीडियम है वो बनाने वाला कौन है, बाइल जूस, उसको एल्कलाइन बना देता है, जिसके कारण पैनक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम्स है वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और डाइजेशन करते हैं, ठीक। अब आता है डाइजेशन इन इलियम। डाइजेशन इन इलियम में इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। इलियम कौन सा पार्ट है, इलियम आपको बता दें ड्यूडेनम के बाद जेजुनम तो बहुत छोटा है, उसमें कुछ भी नहीं होता। इलियम जो सबसे लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। 3.5 मीटर लंबा लगभग होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो उस पार्ट में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें 2 टाइप्स के ग्लैंड्स हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, म्यूसिन को सीक्रेट कर रहे हैं, और म्यूसिन जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल को एंजाइम्स की रिएक्शन से बचा के रखती है, ठीक है। फिर आता है क्रेप्स ऑफ लिवरकुन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो ये सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। और सकस इंट्रिकस, कभी कभी ये आता है बहुत कि इलियम से सीक्रेट होने वाला कौन सा जूस है, उसका नाम क्या है, तो वो होता है सकस इंट्रिकस। और इसको सीक्रेट कौन से ग्लैंड्स करते हैं, कौन से, तो आपको याद रखना है क्रेप्स ऑफ लिवरकुन जो सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस सकस इंट्रिकस को, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से थोड़े थोड़े नाम याद रखना है, इलियम में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन होता है, सकस इंट्रिकस क्रिप्स ऑफ लिवरकुन सीक्रेट करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए। अब इंटेस्टाइनल जूस, जो ये सकस इंट्रिकस और इंटेस्टाइनल जूस है, इसका पीएच होता है 7.6, कितना होता है 7.6। और इसमें प्रेजेंट कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो इरिप्सिन, इरिप्सिन कंटेन्स एमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। तो पेप्टाइडेज जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। तो ये जितने भी इनका पूरा ग्रुप है, इरिप्सिन के एक तरह का ग्रुप है जिसमें ये सब पाए जा रहे हैं, एमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। तो ये सभी जितना अभी तक हुआ है उसका डाइजेशन, उसका बचा हुआ जितना डाइजेशन है वही करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। These all convert polypeptides into amino acids। तो अभी तक जो पॉलीपेप्टाइड आपने देखा था ना इसके पहले कि वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, पेप्टाइड्स में। तो उन्हीं पेप्टाइड्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स है वो अपने सबसे सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड्स में आ गया है। अब इसी में प्रेजेंट जो लाइपेज है वो फैट्स का डाइजेशन करेगा, ठीक है।
सुक्रेज, लैक्टेज एंड माल्टेज जो है वो कन्वर्ट्स कर देते हैं सुक्रोज को, लैक्टोज को, माल्टोज को इनटू मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट्स ग्लूकोज. ठीक. फिर न्यूक्लियोटाइडेज, इट एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड्स एंड कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स. अब जो भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट करके, और जिससे डीएनए आरएनए बने हुए रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उसी में कन्वर्ट कर देता है. मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स है. आर्जिनेज नाम का आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. कन्वर्ट कर देता है आर्जिनिन को यूरिया में बाय ऑर्निथिन साइकिल. तो ये यूरिया फॉर्मेशन की जो साइकिल है, ये इसमें आर्जिनेज एंजाइम कभी कभी पूछा जाता है, थोड़ा अलग सा है तो आपको अच्छे से याद रखना है. इंटेस्टाइनल जूस में है ये, और ये आर्जिनिन को यूरिया में बदल देता है. कौन सी साइकिल में? ऑर्निथिन साइकिल में. अब इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन. अब पूरा डाइजेशन आपने देखा कि कंप्लीट हो गया. स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम तक पूरा डाइजेशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है. डाइजेशन कंप्लीट हो गया मतलब क्या हुआ? डाइजेशन कंप्लीट हो गया मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वाला था, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. जो प्रोटीन्स वाला पार्ट था वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, और जो फैट्स वाला पार्ट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया. अब बात आती है कि अब ये जो इसका पूरा अपने सिंपलर फॉर्म में आ गया, तो अब इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो एब्जॉर्प्शन मतलब जिसके लिए हमने खाना खाया था वो भोजन अभी तक हमारा सेल्स में नहीं गया है, तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं. माइक्रोविलाइज क्या आप कहते हैं कि जैसे हमारी एलिमेंट्री केनाल है, एलिमेंट्री केनाल की मान लीजिए कि हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो एक गोली दिखाई देगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका ये क्या है? ल्यूमन है, और इसी ल्यूमन में हमारा खाना भरा रहता है. समझ में आ रहा ना आपको? तो इस तरह से सीधी ल्यूमन ना होकर ये कैसी होती है ल्यूमन? कैसी होती है ल्यूमन? हाँ, ये ल्यूमन सीधी ना होकर इस तरह से होती है माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो ये कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए आप एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग छोटा सा, मान लीजिए इतना सा स्प्रिंग होगा ना, उसको हम खींचेंगे तो इतना इसका डबल हो जाएगा स्प्रिंग. ठीक है. इस स्प्रिंग कैसे फॉर्म में होता है? ऐसे ऐसे ऐसे, इसको खींचेंगे तो इसका डबल हो जाएगा. इसी तरह से ये जो माइक्रोविलाई है ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस को कई गुना बढ़ा देते हैं. क्यों बढ़ा देते हैं? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पर पचा हुआ भोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है. तो क्लियर हो गया आपको? तो माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है कि हमारी एब्जॉर्प्शन के सरफेस को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है. तो इट ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज इलियम. माइक्रोविलाई आर फाउंड टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स. एंड ये तो हो गया. एक चीज़ आपको और याद रखनी, लैक्टियल्स. एक यहाँ पे एक शब्द आ रहा है लैक्टियल्स. तो ग्लूकोज का और एमिनो एसिड्स का तो एब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई करती है. उसी माइक्रोविलाई के अंदर एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स. ठीक है. और वो एब्जॉर्ब करती हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को. ठीक है. और इस तरह से ये पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है. और एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड को लेके कहाँ जाती हैं? सेल्स में पहुँचा देती हैं. अब बचता है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे कोई भी डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है. वहाँ पर केवल हमारा जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो रिमेनिंग पार्ट है फूड का, वहाँ पर जाके वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है. और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में सफल हुई कि नहीं, तो आप ही को बताना है. प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये. और आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें. और जिससे कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मेरा वीडियो होगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं समय से. धन्यवाद.